चलिए सर, जीएसटी की अमेंडमेंट वीडियो सीरीज लेक्चर 1 आप इसको बोल सकते हो। हम यहाँ पर एग्जम्पशंस चैप्टर की अमेंडमेंट डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी में। सिर्फ एक चैप्टर। सर जीएसटी में एग्जम्पशंस चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए आपकी 15th एडिशन जीएसटी बुक में, बस उसका जवाब यही है इसी वीडियो में। ठीक सर, आपके पास मेरी हो सकता है जीएसटी 14th एडिशन बुक हो, या फिर हो सकता है आपके पास मेरी जीएसटी 14th एडिशन सेकंड प्रिंट वाली बुक हो। आपको कहीं ना कहीं 15th एडिशन की बुक में पीडीएफ में शिफ्ट होना पड़ेगा, और उसके लिए पूरा बुक या पूरा पीडीएफ प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। आप देखो ध्यान से, सिर्फ 4 जगह अमेंडमेंट्स आई हैं, पेज नंबर 14 पे, पेज नंबर 16 पे, पेज नंबर 25 पे एंड पेज नंबर 61 पे। ठीक सर, जिस भी चैप्टर में अमेंडमेंट्स आएगी जहां जहां, वो मैं पेज नंबर पहले पेज पे लिस्ट कर दूंगा। इजी हो जाएगा आपको रेफर करने में और प्रिंट कराना। आपको प्रिंट कराना है, आप सिर्फ इस 4 पेज का प्रिंट करो। से आपके पास मेरी जीएसटी 14th एडिशन सेकंड प्रिंट वाली बुक है और आपको अमेंडमेंट्स भी प्रिंट कराने हैं, तो आपको ये 82 पेज का जो पीडीएफ है जिसमें पूरे एग्जाम्पशंस के नोट्स हैं इंक्लूडिंग क्वेश्चंस, सबको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। पूरे 82 पेजेस के पीडीएफ में सिर्फ 4 जगह अमेंडमेंट्स हैं। आप उस अमेंडमेंट्स को रेफर कर लो, अगर जरूरत है प्रिंट कराने की तो प्रिंट करा लो, नहीं तो अपने रजिस्टर क्लास नोट्स में या जो आपके पास बुक है उसमें लिख लो। मैं तो यही कहूंगा, आप फिर से फ्रेश बुक की प्रिंट ना करवाएं। ठीक, जिस बुक से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस क्लास नोट से आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते रहें। इन अमेंडमेंट्स वीडियोस को आप अपडेट कर ले साथ में। ठीक सर, जीएसटी अमेंडमेंट्स जो सीरीज है उसका ये लेक्चर 1 कह लो, वीडियो 1 कह लो। धीरे धीरे करके और भी वीडियोस आएंगी, और भी चैप्टर्स की अमेंडमेंट्स को हम लोग कवर करेंगे। बुक भी रिलीज हो जाएगी आने वाले समय में। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, चैप्टर वाइज पीडीएफ को अपडेट करके टेलीग्राम ग्रुप में रिलीज कर रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिए हुए, वहां से आप डाउनलोड कर लो, और चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग क्लास अपडेट कर रहे हैं अमेंडमेंट्स की। सर 15th एडिशन जीएसटी बुक अब आपके लिए रेलिवेंट है। जीएसटी के अंदर असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का तो कॉन्सेप्ट होता नहीं है, तो यहां आपको अब एग्जाम्स के लिए कौन सा फाइनेंशियल ईयर रेफर करना है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 है ना। 1/4/25 से लेकर 31 मार्च 26 ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। आपके जो जीएसटी के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, मंथ वाले, क्वार्टर वाले या ईयर वाले या हाफ ईयर वाले, वो इसी पीरियड से रिलेटेड होंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे आप कंपोजिशन स्कीम पढ़ते हो क्लास में, देखो आप अमेंडमेंट वीडियो देख रहे हो, मतलब आपका जीएसटी का जो एग्जम्पशन चैप्टर है वो पढ़ा हुआ है, मेरे या किसी और फैकल्टी से। जीएसटी की थोड़ी बहुत नॉलेज है। सर जीएसटी की नॉलेज नहीं है या एग्जम्पशन चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ आपका, तो इस अमेंडमेंट वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। मान लो आप मेरे ही जीएसटी बैच के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो, ठीक, तो आप पहले जीएसटी की जो एग्जम्पशंस चैप्टर की आपको वीडियोस मिली हुई है, पहले उसको कंप्लीट करो, फिर यहां आना। ठीक सर, आप कौन से स्टूडेंट हैं, आप सीए इंटर के स्टूडेंट हैं या फिर आप सीए में इंटर के स्टूडेंट हैं। ठीक, आपका आने वाला एग्जाम्स कौन सा है, मई 26 में, सितंबर 26 में सीए इंटर, या फिर सीए में इंटर के स्टूडेंट्स जून 26। तो सर यही बुक आपको रेफर करनी है, 15th एडिशन जीएसटी बुक। प्लस मान लो आपका आगे एग्जाम्स है, सीए इंटर जनवरी 27 वाला एग्जाम्स है, सीए में इंटर दिसंबर 26 वाला एग्जाम्स है, तो भी वहां यही बुक काम आएगी, 15th एडिशन जीएसटी बुक। सर अभी जो अमेंडमेंट वीडियो डिस्कस कर रहे हैं ये सभी अटेम्प्ट के लिए वैलिड है। ठीक है सर, चैप्टर कौन सा कवर कर रहे हैं अमेंडमेंट्स में, एग्जम्पशंस अंडर जीएसटी चैप्टर 6 पेज नंबर 6.1 ऑनवर्ड्स। अमेंडमेंट्स का रीजन क्या है, एक फाइनेंस एक्ट 2025 से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट्स आई थी, फाइनेंस एक्ट 25, आपको बजट 26 या फाइनेंस एक्ट 26 की जीएसटी अमेंडमेंट्स नहीं पढ़नी है, अटेम्प्ट मैंने सामने में लिख दिए हैं। सीए इंटर, सीए में इंटर, अटेम्प्ट मैंने सामने में लिख दिए हैं। इन अटेम्प्ट के लिए जो भी आपके सामने दिख रहे हैं, इन अटेम्प्ट के लिए आपको बजट 26, फाइनेंस एक्ट 26 की कोई भी जीएसटी की अमेंडमेंट्स या इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स नहीं पढ़नी है। सर जीएसटी में कोई भी जो अमेंडमेंट्स आती हैं या कोई भी जो क्लैरिफिकेशन आता है, वो
थ्रू सर्कुलर, थ्रू नोटिफिकेशंस आता है। मान लो जीएसटी की कोई अमेंडमेंट्स आनी है जो रूल को चेंज करेगी, जो सेक्शंस के प्रोविजंस को चेंज करेगी, तो सर फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट आती है, लेकिन वो इफेक्टिव कब होती है? जब नोटिफिकेशन इशू होता है। कहीं कोई क्लैरिटी चाहिए तो सर्कुलर इशू होता है। तो हमें मंथ वाइज अपडेट करना पड़ता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। कट ऑफ डेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कट ऑफ डेट का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो प्लीज ध्यान रखिएगा, फाइनेंस एक्ट 2025 की जीएसटी अमेंडमेंट्स जो भी थी सब इफेक्टिव हो चुकी हैं। सभी आपको अटेम्प्ट आने वाले एग्जाम्स के लिए पढ़नी है, और मैं इन नोट्स में भी कवर कर रहा हूं इसको, और अपनी ये इस अमेंडमेंट वीडियोस में भी कवर कर रहा हूं। ठीक, अब जैसे आपका सीए इंटर मई 26 का एग्जाम्स है, तो आपको कहां तक की अमेंडमेंट्स पढ़नी है सर्कुलर की और नोटिफिकेशन की जीएसटी में? सर आपको 31 अक्टूबर 2025, प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका मई 26 एग्जाम्स है तो आपको कहां तक की अमेंडमेंट्स पढ़नी है? 31 अक्टूबर 2025 तक की अमेंडमेंट्स पढ़नी है। ठीक सर, वहां तक जो भी नोटिफिकेशन इशू हो रखे हैं, जो भी सर्कुलर इशू हो रखे हैं, जो आपके सिलेबस को हिट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंस एक्ट 2025 की अमेंडमेंट जो इफेक्टिव हो चुकी हैं 31 अक्टूबर तक, सब आपको पढ़नी है। और यही सब मैंने अपने बुक में अपडेट कर दी है, जिसके कारण बुक का एडिशन चेंज हो गया। अब ये बुक कौन सी एडिशन है? 15th एडिशन जीएसटी बुक है। ठीक सर, अगर मान लो आपका एग्जाम्स मई 26 नहीं है, सितंबर 26 है, तो 4 महीना आगे देंगे तो 4 महीने और अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ेगी आपको। अक्टूबर के बाद फरवरी तक की अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ेगी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो क्या सर आप फरवरी तक की अमेंडमेंट्स को कवर करा रहे हैं इस क्लास में? हाँ, करा रहा हूं। कोई है ही नहीं अमेंडमेंट्स। सर आज जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज है 1 अप्रैल 2026। अब आप इसको YouTube में कब देखेंगे? या तो 2 अप्रैल को देखेंगे या 3 अप्रैल को देखेंगे। 1 अप्रैल 26 को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वीडियो को, तो मैं मार्च तक की अमेंडमेंट्स को कवर कर रहा हूं, लेकिन कोई अमेंडमेंट्स है ही नहीं मार्च 2026 में। इस चैप्टर में फरवरी 26 में, जनवरी 26 में, दिसंबर 25 में, नवंबर 25 में कोई अमेंडमेंट्स ही नहीं है। तो जो भी अभी डिस्कस करेंगे सब कॉमन एप्लीकेबल है। किन बच्चों के लिए? चाहे आपका एग्जाम सीए इंटर मई 26 हो, सीए इंटर सितंबर 26 हो, या फिर सीए में इंटर जून 26, जिसका कट ऑफ डेट क्या है? 30 नवंबर 2025। तो सर 31 अक्टूबर के बाद कोई अमेंडमेंट्स आई है 30 नवंबर तक इस चैप्टर में? नहीं। 30 नवंबर के बाद 28 फरवरी 2026 तक कोई अमेंडमेंट्स आई है इस चैप्टर में? नहीं आई है। तो यानी सेम ही सिलेबस है। अगर हम इस चैप्टर की बात करें, हम कौन से चैप्टर की अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे हैं? एग्जम्पशंस चैप्टर की अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे हैं। सर अभी जो अमेंडमेंट डिस्कस करने वाला हूं इस 4 पेज में 14, 16, 25, 61, इसके बाद कोई अमेंडमेंट्स है ही नहीं। चाहे आपका एग्जाम जून 26 का हो, सितंबर 26 का हो, या मई 26 का हो, प्लीज ये ध्यान रखना है। अब बात आती है सर हमारा एग्जाम्स और आगे है। कब है सर? मेरा एग्जाम सर दिसंबर 26 में है। मैं यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा आप बच्चों का कट ऑफ डेट है 31 मई 2026। बोला सर मेरा एग्जाम सीए इंटर जनवरी 27 वाला है, तो आपका कट ऑफ डेट है 30 जून। 31 मई या फिर 30 जून तक जो भी नोटिफिकेशंस और सर्कुलर इशू होंगे आगे। अभी मैं 1 अप्रैल को हूं, मुझे क्या पता अप्रैल में कौन कौन से नोटिफिकेशंस और सर्कुलर इशू होंगे? कोई भी टीचर को नहीं पता है ना। आज 1 अप्रैल है, आज के दिन अगर कोई कह रहा है कि आओ मैं तुम्हें जीएसटी पढ़ा रहा हूं जनवरी 27 के एग्जाम्स के लिए, तो उन फैकल्टीज को भी आगे अमेंडमेंट्स पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सर आज मैं 1 अप्रैल को हूं, अप्रैल और मई में कितनी अमेंडमेंट्स आएंगी थ्रू सर्कुलर, थ्रू नोटिफिकेशन, मुझे नहीं मालूम। फिर उसके बाद 30 जून तक और कितने सर्कुलर को कितने नोटिफिकेशंस आएंगे जीएसटी में, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, 30 जून के बाद फिर से थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट वीडियोस आएंगी। अमेंडमेंट वीडियोस आफ्टर 30 जून 2026 मेरी अगेन आएंगी अमेंडमेंट सीरीज। अमेंडमेंट सीरीज उसको मैं नाम दूंगा 15th एडिशन सेकंड प्रिंट। वो किन बच्चों के लिए आएगी? जिनका एग्जाम जनवरी 27 में होगा, जिनका एग्जाम दिसंबर 26 में होगा।
क्योंकि अभी मुझे नहीं पता है कि आने वाले 2 महीने और 3 महीने में, मुझे क्या किसी भी फैकल्टी को नहीं पता है कि आने वाले 2 और 3 महीने में क्या क्या सर्कुलर और क्या क्या नोटिफिकेशंस आएंगे जो हमारे चैप्टर्स को हिट करेंगे। एक बात कंफर्म है कि यहां भी आपको फाइनेंस एक्ट 2026 नहीं पढ़ना है, बजट 2026 नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब चूंकि हमारे एग्जाम्स के अटेम्प्ट मई 26 है, सितंबर 26 है, जून 26 है, हमारे पास नई कट ऑफ डेट है जहां तक की अमेंडमेंट्स हमें जीएसटी में पढ़नी है, इंक्लूडिंग फाइनेंस एक्ट 2025। तो फिर आपके पास जो बुक है वो थोड़ी सी पुरानी हो गई। आपके पास अगर जीएसटी 14th एडिशन बुक है या फिर जीएसटी 14th एडिशन सेकंड प्रिंट बुक है, तो आप हम सभी बच्चों को कहां शिफ्ट करना होगा? जीएसटी 15th एडिशन बुक में। सर, जीएसटी 14th एडिशन सेकंड प्रिंट बुक में जो जो अमेंडमेंट्स हुई हैं इस चैप्टर में, एग्जम्पशन चैप्टर में, उसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे है, आपके साथ शेयर्ड है। मैं उस यूट्यूब वाली वीडियो का डेट लिख देता हूं, 7 मई 3 सितंबर 2025। 3 सितंबर 2025 मेरे यूट्यूब चैनल पे 3 सितंबर 2025 को एग्जम्पशन चैप्टर की अमेंडमेंट वीडियो अपलोडेड है, जहां पर 14th एडिशन सेकंड प्रिंट बुक में जो जो मैंने चेंजेस किए हैं वो पूरा डिस्कस है। प्लस जीएसटी 14th एडिशन में भी जो मेरी अमेंडमेंट आई है, जीएसटी अमेंडमेंट्स इस चैप्टर में, कौन से चैप्टर में? एग्जम्पशन चैप्टर में, वो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है 7 मई 2025 की। उसमें वो कितने मिनट की वीडियो है? तो 39 मिनट्स 44 सेकंड की वीडियो है, मात्र 40 मिनट के आसपास की। और ये वाली वीडियो जो है वो 30 मिनट 47 सेकंड की वीडियो है। सर, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है सिर्फ उसी को मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, जिसके कारण मेरा 15th एडिशन बुक बना। आपको इसके पहले की अमेंडमेंट वीडियोस जाननी है, एग्जम्पशन चैप्टर की रिवीजन करना है, रेफरेंस लेना है, मे भी आपने क्लास में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, आपको श्योर होना है, तो आप ये दोनों वीडियोस देख लेना। सर, आपने मेरी अगर क्लास आपने वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने जो आपको दी है वो अगर देख रखी है तो उसमें ये सारी अमेंडमेंट्स कवर्ड है। आप बोलते हो सर आप मेरे जीएसटी बैच के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो, पिछले बैच के जो आपके पास क्लासेस हैं, तो उसमें ये सारी अमेंडमेंट्स ऑलरेडी क्लास के अंदर डिस्कस्ड हैं, फिर भी एक बार देख लेना तो आपको रेफरेंस ध्यान आ जाएगा, एक तरह से रिवीजन आ जाएगा। इन दोनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो ये जीएसटी अमेंडमेंट वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड, जो मैंने अभी यहां पर लिखा है, ये इसी चैप्टर से रिलेटेड है, एग्जम्पशन चैप्टर से रिलेटेड। पूरा जीएसटी अमेंडमेंट कवर नहीं है, पहले भी मैंने चैप्टर वाइज ही अमेंडमेंट्स अपलोड कर रखी हैं, ठीक। एक मई 25 के महीने में और एक मैंने सितंबर 25 के महीने में, अगर थोड़ा सा आप अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो, ठीक। ये एक ब्रीफ समरी दे दी मैंने। आज अमेंडमेंट की पहली क्लास है ये, मैं हर क्लास में तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा एक आइडिया दे दिया। अब मान लो मेरी अमेंडमेंट लेक्चर 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, तो वहां इतनी सारी चीजें नहीं डिस्कस करूंगा, सीधा अमेंडमेंट्स क्या है डिस्कस करूंगा। 15th एडिशन बुक में मैंने क्या क्या अमेंडमेंट्स की है डिस्कस करूंगा। तो थोड़ा ये रेफरेंस लिख लो, आपके काम आएगा। आई डोंट नो कि तुम्हारा अटेम्प्ट कौन सा है, मई 26 है, सितंबर 26 है या जनवरी 27 है। सीए स्टूडेंट, सीए में स्टूडेंट आपका अटेम्प्ट कौन सा है मुझे नहीं मालूम, जून 26 या दिसंबर 26। आप अपने अपने कट ऑफ डेट लिख लो। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये वाली अमेंडमेंट वीडियो, ये 3 अटेम्प्ट के लिए इनफ है, आगे का देख लेंगे। मेरी 30 जून 2026 के बाद और भी ऐसी छोटी छोटी अमेंडमेंट वीडियोस आएंगी। अगर इस चैप्टर में कोई अमेंडमेंट्स आता है तो मेरी अमेंडमेंट वीडियो भी आएंगी, ये ध्यान रखें। एक बार इसको लिख लो, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अभी मेरी अमेंडमेंट की जो सीरीज है, अभी अमेंडमेंट लेक्चर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। मैं कभी चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर की अमेंडमेंट डिस्कस करूंगा आपसे, कभी डिस्कस करूंगा कि टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में क्या अमेंडमेंट्स है, टैक्स इनवॉइस चैप्टर में क्या अमेंडमेंट्स है, आईटीसी चैप्टर में क्या अमेंडमेंट्स है। आज बारी किसकी है? एग्जम्पशंस चैप्टर की है। फाइनेंशियल ईयर, अब जैसे कॉम्पोजिशन स्कीम में फाइनेंशियल ईयर का क्या रेलेवेंस है?
अब जैसे मान लो आपने जीएसटी में क्या पढ़ा हुआ है मेरे से, कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम में पिछले साल का टर्नओवर देखते हैं। तो अब आपका पिछला साल कौन सा है? प्रीवियस ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 24-25। करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 25-26। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जहां जहां पिछले फाइनेंशियल ईयर का रेफरेंस आया है आपके सिलेबस में, चाहे आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हो, चाहे आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो, हर जगह आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब आपका करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 25-26, और पिछला फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 24-25। अब मान लो रिटर्न चैप्टर में, आप रिटर्न चैप्टर में और एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट आप जानना चाहते हैं। आईटीसी चैप्टर में, आईटीसी चैप्टर में हम लोग एनुअल रिटर्न का रेफरेंस लेते हैं कि आपके फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न का कट ऑफ डेट ये है, ड्यू डेट ये है। तो अब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लास में आपने क्या पढ़ा है? 24-25। आपको एग्जाम्स में क्या ध्यान रखना है? अब आपके लिए एप्लीकेबल कौन सा है? 25-26 एप्लीकेबल है। 25-26 की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या होगी? इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर कितना है, टू डिसाइड कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम करंट ईयर में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। इसीलिए इस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का रेफरेंस जरूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी अमेंडमेंट्स क्या क्या है? थ्रू एग्जम्पशंस, थ्रू नोटिफिकेशन, थ्रू सर्कुलर, थ्रू फाइनेंस एक्ट 2025, वो तो मैं क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा ही, बताऊंगा ही। कट ऑफ डेट अच्छे से लिख लीजिएगा अटेम्प्ट वाइज। अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। सीए इंटर, सीए में इंटर के अटेम्प्ट के हिसाब से कट ऑफ डेट होती है। उन कट ऑफ डेट तक की अमेंडमेंट्स हमें पढ़नी पड़ती हैं जीएसटी में, जो अमेंडमेंट्स थ्रू नोटिफिकेशन, थ्रू सर्कुलर आती है और हमारे चैप्टर को हिट करती है। आपके एग्जाम से 6 महीना पहले तक की अमेंडमेंट्स पढ़नी है आपको। सीए के एग्जाम्स में 4-4 महीने का गैप है, 31 अक्टूबर, 28 फरवरी, 28 फेब एंड देन 30 जून। और सीएमए के एग्जाम्स में 6 महीना पुराना कट ऑफ देखते हैं। जून 26 के लिए 30 नवंबर और दिसंबर 26 के लिए 31 मई। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। क्या हमें फाइनेंस एक्ट 25 की अमेंडमेंट्स पढ़नी है आने वाले एग्जाम्स के लिए? जो सर आपने एग्जाम्स के नाम यहां लिखे हैं, हाँ पढ़नी है, वही क्लास में कवर कर रहे हैं। बजट 26, फाइनेंस एक्ट 26 की जीएसटी अमेंडमेंट्स नहीं पढ़नी है, काट दिया है। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। सर मेरे पास जीएसटी 12th एडिशन की बुक है, फेंक दीजिए उसको। अगर आपके पास जीएसटी 12th एडिशन वाली बुक है, मेरी पुरानी बुक, उसको फेंक दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए, वो किसी काम की नहीं है। ठीक, अगर आपके पास 14th एडिशन बुक है, काम करेगी। 14th एडिशन सेकंड प्रिंट वाली बुक है, काम करेगी। ठीक है, अल्टीमेटली 15th एडिशन की बुक में कहां कहां चेंजेस है उसके प्रिंट आउट आपको लेने पड़ेंगे। पेज नंबर का रेफरेंस मैं फर्स्ट पेज पे दे ही रहा हूं, या फिर आप कहीं लिख लेना। 2-2 लाइन की अमेंडमेंट्स होगी तो क्यों प्रिंट लोगे? डन, टाइमिंग लिख ली। अगर आपको मेरी इसी चैप्टर की पुरानी अमेंडमेंट वीडियोस देखनी है तो डेट मेरे YouTube चैनल पे 3 सितंबर को जाना, मेरे YouTube चैनल को 7 मई को जाना। टाइमिंग ड्यूरेशन लिख दिया है मैंने, 30 मिनट की और 39 मिनट्स की वीडियोस देखोगे तो इस चैप्टर में पिछले 1 साल में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई है वो आप रिवाइज कर लोगे। जो रिसेंट अमेंडमेंट्स होती है ना, 6 महीना पुरानी, साल भर पुरानी, उनके एग्जाम्स में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एक तरह से सभी अमेंडमेंट्स इकट्ठी आपको पढ़ने और सुनने को मिल जाएगी अगर आप ये दोनों वीडियो भी मेरी पुरानी YouTube की देख लेते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा आपको। डन, आगे बढ़े। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। पेज नंबर 14 पे क्या चेंजेस हैं, देन 16 पे क्या चेंजेस हैं, देन 25 पे क्या चेंजेस हैं, देन 61 पे क्या चेंजेस हैं। 15th एडिशन जीएसटी 15th एडिशन बुक, आप इसको फर्स्ट प्रिंट भी बोल सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट प्रिंट है, फर्स्ट प्रिंट ना लिखा हो तब भी ये फर्स्ट ही प्रिंट है ये। ठीक, सर ये देख लीजिए टाइमिंग 3 सितंबर 2025 की
लेंथ देख लीजिए और 7 मई 2025 की लेंथ देख लीजिए। मैं एक कंप्लीट वीडियो भी अपलोड करूंगा। ये मेरी जीएसटी एग्जाम्पशन लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, एक 3 घंटे की है, एक 3.5 घंटे की, एक और 3.5 घंटे की, और अमेंडमेंट्स। सर मैं क्या करूंगा, ये जो अभी अमेंडमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं, प्लस ये जो पुरानी 2 अमेंडमेंट्स हैं, प्लस ये जो पुरानी 3 क्लासेस हैं 14th एडिशन फर्स्ट प्रिंट वाली, इन सबको मर्ज करके एक कंप्लीट क्लास अराउंड 12 घंटे की क्लास, अराउंड 12 घंटे की क्लास में कंप्लीट अपलोड करूंगा यूट्यूब चैनल पे, जिसमें पूरी एग्जाम्पशंस कवर होंगी और सारे अमेंडमेंट्स भी कवर होंगे, चाहे 14th एडिशन वाले हो, 14th एडिशन सेकंड प्रिंट वाले हो, या फिर ये 15th एडिशन वाले हो। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आप कर लेना उस वीडियो से, ठीक है। ये जो वीडियोस है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ये कहां से रिकॉर्ड हो रखी है? जीएसटी 14th एडिशन की बुक से। उसके बाद मेरी सेकंड प्रिंट आई तो उसकी अमेंडमेंट लेक्चर 3 सितंबर की, और अभी 15th एडिशन बुक, तो उसकी अमेंडमेंट वीडियो मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूं। तो एक 11-12 घंटे की वीडियो आपको मिलेगी, जिसमें अमेंडमेंट्स प्लस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपको कवर करके पूरा एग्जाम्पशंस आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर फिनिश करना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो, तो कर सकते हो। ये काम मैं कर दूं, डोंट डू। डन सर। पेज नंबर 14 एंड 16 की अमेंडमेंट जो है वो मोटा मोटी सिमिलर अमेंडमेंट्स है, ठीक। पीडीएफ इसका मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, राइट, वहां पर आप ज्वाइन कर लो और वहां से डाउनलोड कर लो, नहीं तो टीम का नंबर यहां पर दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैट करके ले लो। अभी चैप्टर वाइज पीडीएफ अवेलेबल है। तो हम आते हैं पेज नंबर 14 पे। सर क्या हुआ, पेज नंबर 14 और पेज नंबर 16 की जो अमेंडमेंट्स है वो मोटा मोटी सिमिलर है, ठीक है। क्या है सर? इफेक्टिव फ्रॉम 22 सितंबर 2025। ये डेट का रेफरेंस बहुत बार आएगा, ठीक है, इंटरनेट पे भी आया हुआ है और सोशल मीडिया पे आपने सुना हुआ भी है। जीएसटी 2.0 वर्जन लॉन्च हुआ था मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। सर बहुत मार्केटिंग हुई थी इसकी। 22 सितंबर 2025 से मोदी सरकार ने जीएसटी 2.0 लॉन्च किया है। काफी सारे रेटों को, जीएसटी के रेट को रिड्यूस कर दिया है। वेरियस रेट्स थे जीएसटी के, उसमें से कुछ रेट को ड्रॉप कर दिए, कुछ गुड्स के जो रेट थे, कुछ सर्विसेज के रेट घट गए, कुछ के रेट बढ़ गए। तो 22 सितंबर से काफी सारे चेंजेस हुए रेट्स को लेकर। अब रेट्स को लेकर चेंजेस हुए तो उससे रिलेटेड इंपैक्ट भी आ गए। कुछ रेट्स घटे, कुछ रेट्स बढ़े, कुछ एग्जम्प्ट हुए, कुछ टैक्सेबल हुए, ठीक। अच्छा, पेपर में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट खूब देखा, अब क्लास में भी पढ़ लें इसको। तो ये 22 सितंबर 2025 का जो रेफरेंस है ना, वो बहुत बार आपको मिलेगा क्लास में, अलग अलग चैप्टर में, ठीक। सर हम लोग यहां पर पेज नंबर 14 पे जीएसटी में क्या पढ़ते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अगर बाय रोड हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है, ठीक, बाय रोड। देखो बाय रेल भी है, बाय एयर भी हमें पढ़ते हैं क्लास में, लेकिन यहां क्या पढ़ते हैं हम लोग? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है बाय रोड, तो वो एग्जम्प्ट है, एक्सेप्ट टू प्लेसेस। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है तो वो यहां एग्जम्प्ट नहीं होगा। हालांकि बाद में हमने और भी चीजों को एग्जम्प्ट करने की कोशिश की है जीटीए सर्विसेज में। हम लोग क्लास में क्या पढ़े? जब भी मैं कहूं जीटीए सर्विस, देखो जीटीए यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस, तो वो कौन सी सर्विस है? सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की है। सर वो तो एग्जम्प्ट होता है? नहीं, वहां दो चीजें एग्जम्प्ट नहीं है, एक जीटीए सर्विस और दूसरा कुरियर सर्विस, ठीक। अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन इन दोनों को छोड़ के किसी और तरीके से हो रहा है बाय रोड पे, तो वो एग्जम्प्ट है। अब यहां क्लास में क्या एग्जाम्पल पढ़ते हैं? अड़तिये का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। माल ढोने वाला बंदा आपसे 20, 50, 100, 200, 500 रुपया लेके एक जगह से दूसरी जगह अपने सर पर सामान रख के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है,
क्या आप उसको एग्जम्प्ट करेंगे? हाँ सर, एग्जम्प्ट करेंगे। बुल कार्ट, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, सर बाय रोड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ठीक है, लेकिन वो कुरियर एजेंसी नहीं चला रहा है, वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ट्रांसपोर्टर ट्रक वाला नहीं है जो कंसाइनमेंट नोट इश्यू करता है। सर एक घोड़ा गाड़ी वाला है, एक बैलगाड़ी वाला है, वो आपके सामान को 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 रुपए में एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, आप उसको एग्जम्पशन देंगे? हाँ देंगे। सर फिर क्या एग्जम्पशन है? इनलैंड वाटरवे के थ्रू, इंडिया के अंदर नदी के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो हम उसको एग्जम्प्ट कर दें, ठीक। अब यहां पर बात आई कि सर जो ये आजकल ऑनलाइन डिलीवरी चालू हो गई है, पोर्टर वाली है, आपको कहीं से कहीं सामान भेजना होता है तो आप पोर्टर बुक कर लेते हैं, तो सर ये जो लोकल डिलीवरी सर्विसेज आजकल हम लोग ऐप के थ्रू जो लेने लग गए हैं ऑनलाइन, जैसे आपने घर में कोई सामान मंगाया ब्लिंकिट से, जेप्टो से, स्विगी, जोमेटो से, तो वो लोग डिलीवरी चार्ज ऐड करते हैं, है ना, थर्ड पार्टी ऐप। सर आप किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी किसी ऑनलाइन ऐप के थ्रू गुड्स या सर्विसेज का ऑर्डर देते हैं, अब साथ में वो लोग क्या करते हैं, डिलीवरी चार्जेस लगाते हैं कि भाई आपने ये हमसे सर्विसेज ली है, इसका डिलीवरी चार्ज आपको देना पड़ेगा 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया। तो सर उसको हम एग्जम्प्ट करें कि नहीं करें? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड में आपने दो चीजों को एक्सक्लूड किया है, मतलब दो ही चीज टैक्सेबल होंगी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज और कुरियर एजेंसी की सर्विसेज। इनको छोड़ के बाकी सारी सर्विसेज गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की जो बाय रोड हो रही है उसको हम यहां एग्जम्प्ट कर रहे हैं। तो सर ये जो पोर्टर की सर्विसेज होती हैं उसको आप यहां पर एग्जम्प्ट करना चाहोगे? और या फिर आप जो ब्लिंकिट, जेप्टो, जो छोटे छोटे ये जो एप्स हैं, ऑनलाइन ऐप, मोबाइल ऐप के थ्रू जो आप गुड्स को घर पे डिलीवर करवा लेते हो और उनको डिलीवरी चार्ज देते हो, किसी को 30 रुपए, किसी को 20 रुपए, किसी को 50 रुपए, तो यहां पर ना डिस्प्यूट हो गया। कुछ ने कहा कि ये एग्जम्प्ट है, कुछ ने कहा कि ये जीटीए सर्विसेज है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है इसलिए एग्जम्प्ट है। यहां पर देखिए अगले पेज पर, यहां पर हम लोग पढ़ते हैं जीटीए। सर जीटीए सर्विसेज, ये पॉइंट नंबर 17 में पेज नंबर 6.16 क्या पढ़े यहां पे? अगर जीटीए की सर्विसेज अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जाए, जैसे मैंने ट्रांसपोर्टर को बुक किया, फ्रेट मैं दूंगा और मेरा सामान एक जगह से वो दूसरी जगह ले जा रहा है, मैं घर बदल रहा हूं अपना। हमने यहाँ क्लास में एग्जांपल डिस्कस किया था कि मैं अपना घर मान लो नोएडा से दिल्ली शिफ्ट कर रहा हूं, तो मैंने एक ट्रक वाले को बुलाया जीटीए और उसने मेरा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया और मैं तो जीएसटी में मान लो रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूं, मेरा घर एक जगह से दूसरी जगह सामान ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या मैं जीएसटी का यहां पे एग्जम्पशन ले लूं? हाँ ले लो। क्यों? क्योंकि फ्रेट पे करने वाला पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और वो इस कैटेगरी में भी फॉल नहीं कर रहा। तो हमने क्लास में एग्जांपल लिया कि हाँ यहां पर एग्जम्पशन ले लो। तो सर ये जो लोकल डिलीवरी सर्विसेज दी जा रही है पोर्टर के थ्रू, आपने ऐप के थ्रू पोर्टर को बुक कर लिया, पोर्टर ने आपका सामान आपके रिलेटिव के यहां भेज दिया, तो पोर्टर वाला मालूम है क्या कहता था? कहता था कि जी मैं तो जीटीए सर्विसेज हूं और मैंने सर्विसेज किसको दिया? अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इसलिए मैं जो ये पोर्टर चार्जेस लूंगा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट है। अच्छा, गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, छोटे लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचा रहे हैं, इसको जीएसटी से बाहर रखो। मान लो मुझे घर में सामान ट्रांसफर करना है, मैं बाहर निकला, कोई ठेला मिल गया, कोई ट्रक वाला मिल गया, कोई टेम्पो वाला मिल गया, उसको मैंने बोला कि मेरा सामान यहां से वहां पहुंचा दो, 500, 5000 जितना भी मेरा सामान है उसके हिसाब से ले लो, तो ये बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। तो गवर्नमेंट ने बोला इसको जीएसटी से बाहर रखो पॉइंट नंबर 17 पे, या फिर पॉइंट नंबर अपना जो है 14 नंबर पे। भाई अगर तुम कुरियर वाले नहीं हो, जीटीए नहीं हो और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड हो रहा है, बाइक से लोग सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, तो इन सबको गवर्नमेंट ने पॉइंट नंबर 14 में और पॉइंट नंबर 17 में जीएसटी से बाहर रखा।
अब इसका फायदा कौन उठा रहे हैं? बड़े बड़े वो ऐप वाले लोग, ब्लिंकिट, जेप्टो, पोर्टर, ये लोग इन पॉइंट्स का फायदा उठा रहे हैं। बोल रहे हैं जो हमने कस्टमर से डिलीवरी सर्विसेज, लोकल डिलीवरी सर्विसेज ली है, आजकल आप ना ऐप पे जाके ट्रक भी बुक कर सकते हो। जिस ट्रक वाले को बुक करने के लिए, मुझे याद है पहले हमें सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ता था, तो हम लोग बस स्टैंड पे जाते थे, किसी छोटी मोटी गाड़ी जो होती है, टाटा 407 से भी छोटी गाड़ी जो होती है, जिसको छोटा हाथी बोलते हैं, उसको ढूंढते थे, उसको लेके आते थे और फिर सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके आते थे, जाते थे। आजकल ये सारी चीजें ऐप पे अवेलेबल है। आप ऐप पे जाके छोटा हाथी बुक कर सकते हो, टाटा 407 बुक कर सकते हो। तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स के कारण ये क्या हो गया? ऑर्गेनाइज्ड हो गया। और यहां लोग मोटा पैसा कमा रहे हैं, और जब लोग मोटा पैसा कमाएंगे तो गवर्नमेंट जीएसटी लेके आएगी। अगर लोग मोटा पैसा कमाएंगे तो गवर्नमेंट जीएसटी लेके आएगी। ये आप पहले क्लास में देख चुके हैं। जैसे यहां पर आपको मैं एक बार याद दिला दूं, यहां पर मैं एक छोटा सा याद दिला दूं पैसेंजर सर्विसेज के केस में। अभी तुम लोग गुड्स के केस में है, पैसेंजर सर्विस के केस में छोटी सी बात याद दिला दूं मैं तुमको याद आ जाएगी। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में हमने बोला कि काली पीली टैक्सी अगर बुक करोगे स्टेशन से निकल के तो जीएसटी नहीं है ना? यही पढ़े क्लास में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में हमने क्या पढ़ा कि अगर तुम काली पीली टैक्सी अगर निकल के बुक करते हो स्टेशन से, एयरपोर्ट से, मीटर्ड कैब और ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा, तो इसमें जीएसटी नहीं है। लेकिन इन्हीं की बुकिंग जब तुम ओला उबर के थ्रू करोगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करोगे, तो हमने क्या पढ़ा? हम इनको एग्जम्पशंस नहीं देंगे। पढ़ा ना? हमने क्या पढ़ा? वो जो बस में तुम चढ़ते हो 25 रुपए 30 रुपए देके एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उस पर जीएसटी नहीं है। लेकिन उस बस को किसी पोर्टल के थ्रू बुक करोगे या चार्टर्ड अपने दोस्तों के साथ बस बुक करा के घूमने जाओगे तो जीएसटी है। पढ़े क्लास में? हमने तो क्लास में ये भी पढ़ा है कि यहां फर्स्ट क्लास और एसी कोच में अगर सफर करोगे तो हम यहां पे जीएसटी लगाएंगे। बेस्ट एग्जांपल, हमने क्या बोला? काली पीली टैक्सी, मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा पे जीएसटी नहीं है। लेकिन तुम अगर इनकी बुकिंग किसके थ्रू लोगे? ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू लोगे, तो हम एग्जम्पशंस नहीं देंगे। फिर इसको हम 95 में ले गए। 95 में क्या बोले कि अगर तुम ऑटो की सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, बाइक के थ्रू हम जा सकते हैं, रैपिडो बुक करा के ओला उबर ले सकते हैं, राइट? ओला ऑटो भी है। इन सब की बुकिंग जब तुम ऐप के थ्रू करते हो तो इस पे जीएसटी है। और जीएसटी का कंप्लायंस कौन करता है? वो ऐप का ओनर, ई कॉमर्स ऑपरेटर। पढ़ते हैं ना? सेम चीज समझो कि अब किसमें आ गई है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में आ गई। ठीक? लोकल डिलीवरी सर्विसेज। लोकल डिलीवरी सर्विसेज में आपके घर शायद फूड आ रहा है जो आपने जोमेटो स्विगी से ऑर्डर दिया था, और या फिर आपके घर में राशन पानी के सामान आ रहे हैं जो आपने जोमेटो स्विगी से ऑर्डर की। एग्जाम्पल दे रहा हूं। या फिर आप पोर्टर सर्विसेज का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम ऐप में जाके पोर्टर बुक करते हैं, तो उसको बोला गया लोकल डिलीवरी सर्विसेज। लोकल यानी विद इन द सिटी, विद इन द स्टेट, विद इन द सिटी। जैसे मैं नोएडा में रहता हूं, अब नोएडा में मैंने पोर्टर बुक करके नोएडा में सामान भेज दिया एक जगह से दूसरी जगह, नोएडा से दिल्ली भेज दिया, विद इन द लोकल एरिया कह सकते हो आप इसको। तो गवर्नमेंट बोलती है सुनो, ये जो एग्जम्पशंस आप पढ़ रहे हो इसमें हम ये लोकल डिलीवरी सर्विसेज को कंसीडर नहीं करेंगे अगर ये कोई ऐप वाला दे रहा है। कौन दे रहा है ये सर्विस? लोकल डिलीवरी सर्विसेज कौन दे रहा है? ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद दे रहा है, यानी पोर्टर। पोर्टर ब्रांड, पोर्टर का ऐप डाउनलोड करके तुम सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो, तो उसको हम यहां कवर करके एग्जम्पशन नहीं देंगे। और या फिर थ्रू ऐप, मतलब सर्विस कोई और दे रहा है। लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू, ध्यान से पढ़ो, थ्रू लिखा हुआ है ऑफ एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर हम लोग पढ़े हुए टीसीएस की क्लास में, सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लोकल डिलीवरी सर्विसेज खुद दे रहा है, और एक होता है उसने लोगों को अपने यहां हायर किया हुआ जिसमें लिखते हैं थ्रू। ठीक है?
अब जैसे मेरी ट्रक की बुकिंग हो रही है तुम्हारे ऐप के थ्रू, तुमने एक ऐप लॉन्च कर रखा है, उसमें लोग ट्रक की बुकिंग कर लेते हैं सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, और तुम्हारा पास ऐप है, ट्रक मेरी है उसमें, तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दी थ्रू ऐप टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, जिसने अपना घर ट्रांसफर करना था, नोएडा से मान लो फरीदाबाद अपना घर ट्रांसफर करना था, उसको ट्रक चाहिए था, वो तुम्हारे ऐप पे गया, मेरी ट्रक बुक करा ली, तो इसको क्या कहेंगे? लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। और या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर का ही खुद का अपना ट्रक का, बाइक का खुद का फ्लीट है, होता है ना, बहुत सारे ये जो ऑनलाइन जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनके खुद के भी ट्रक होते हैं, वो बोलता है हम खुद का काम करेंगे, खरीद लेंगे, बाइक्स खरीद लेंगे, ट्रक्स खरीद लेंगे, ऑटो टेम्पो खरीद लेंगे, छोटा हाथी जो गाड़ी होती है माल गुड्स को इधर से उधर जाने के लिए, हम खुद की खरीदेंगे। तो इस बार सर्विस वो खुद दे रहा है। अच्छा, खुद कैसे दे रहा है? खुद का ऐप लॉन्च कर दिया, खुद की वेबसाइट लॉन्च कर दी, उसके थ्रू वो बुकिंग ले रहा है, तब तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। ई कॉमर्स ऑपरेटर बाय है लिखा हुआ, मतलब इसकी खुद की ऐप है, खुद की वेबसाइट है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके अपनी बुकिंग ले ली। जैसे अग्रवाल अपना ये ना ये अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स, वो बोलता है हमारी कोई शाखाएं नहीं है, हमारी वेबसाइट और ऐप में जाके हमारी बुकिंग ले लें। तो क्या आप उसको इस एंट्री में एग्जम्पशन देंगे, सेइंग कि वो जीटीए नहीं है, कुरियर एजेंसी नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड हो रहा है तो एग्जम्पशन दे दो? तो गवर्नमेंट बोलती है सुनो, हम एग्जम्पशन नहीं देंगे, इस लिस्ट से हम 22 सितंबर 2025 के बाद से 22 सितंबर ऑनवर्ड्स हम इनमें से दो सर्विसेज को बाहर निकाल रहे हैं। किनको? लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर और या फिर प्रोवाइडेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। डन। बाहर निकाल के क्या होगा सर? ये थ्रू वाला चला जाएगा 95 में, जो थ्रू वाला है 95 में, जो मैं पढ़ाऊंगा आगे चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर की अमेंडमेंट्स बोल के। 95 को पढ़ते हैं कहां? चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में, वहां पढ़ाऊंगा 95 की अमेंडमेंट्स में। लिस्ट में एक और नाम ऐड हो गया है, क्या? लोकल डिलीवरी सर्विसेज अगर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर दी जाएगी तो उसमें जीएसटी का कंप्लायंस कौन करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा, वो पोर्टल वाला, वो ऐप वाला। अगर लोकल डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये सब बात हम करेंगे चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर 95। आप हिंट में लिख लो, आप यहां पे हिंट में साइड में लिख लो, एक तो इस रेलेवेंट पेज को प्रिंट करा लेना, बगल में लिख लेना सिमिलर अमेंडमेंट्स इन सेक्शन 95 चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर, जहां पर 4-5 सर्विसेज की बात करते हैं जिस पर जीएसटी कौन देता है? इको देता है। 95 में इको की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जीएसटी पे करने की, उसमें ये लाइन ऐड कर दी गई है कि अगर लोकल डिलीवरी सर्विसेज इको के थ्रू दी जाएगी तो इको जीएसटी पे करेगा और उसको यहां एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। और बोला सर बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर हो तो देख लेंगे, 20 लाख क्रॉस किया तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लो और जीएसटी दो। भाई मैं एक पोर्टल लॉन्च कर दिया हूं, एक ऐप लॉन्च कर दिया हूं जिसके थ्रू मैं लोकल डिलीवरी सर्विसेज देता हूं, लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता हूं, तो ठीक है 20 लाख के ऊपर, 20 लाख क्रॉस करते ही मुझे क्या करना होगा? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, उसके बाद सभी सर्विसेज पे 18% के रेट से जीएसटी पे करना होगा। बाय में रजिस्ट्रेशन की लिमिट लगेगी, थ्रू में 95 लगे। तो लिख लो, अगर बाय इको है यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर की खुद की फ्लीट है, खुद की गाड़ियां हैं, तो वहां पर हम रजिस्ट्रेशन की लिमिट देखेंगे, थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख की सेक्शन 22(1) वाली, और फिर रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेंगे और फिर जीएसटी लगाएंगे। और थ्रू में 95 में जाके बोलेंगे जीएसटी दो, इको को बोलेंगे एग्जम्पशन से यहां नहीं देंगे। ठीक, डन। ये अमेंडमेंट कवर हो गई पेज नंबर 14 वाली। तो सर 16 में क्या है? अब कुछ लोगों ने बोला कि जो लोकल डिलीवरी सर्विसेज है, पोर्टर नहीं, जैसे क्या बोला कि जो लोकल डिलीवरी सर्विसेज है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की सर्विस, ये एक जीटीए सर्विस है और हम सर्विस किसको दे रहे हैं? अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इसीलिए हम इस एंट्री में एग्जम्प्ट है। तो गवर्नमेंट का माथा ठनक गया कि अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, हमें तो इनसे जीएसटी लेना है क्योंकि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर चला रहे हैं, बहुत लाखों रुपए कमा रहे हैं ये लोग, डिलीवरी चार्जेस चार्ज करके। जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, पोर्टर, ये लोग लाखों रुपया मंथली कमा रहे हैं और हम कन्वीनियंट है, हम
ऐप के थ्रू बुकिंग करते हैं। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, भी हम तो जीटीए सर्विसेज है, हमने तो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की है एक जगह से दूसरी जगह, और सर्विस किसको दी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, हम जीएसटी नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट ने यहां भी मौके पे चौका लगा दिया। एक, तुमको पहले यहां से बाहर निकाल दिया, इस एंट्री से तुमको बाहर निकाल दिया। किसको, वो लोग जो लोकल डिलीवरी सर्विसेज दे रहे हैं। अगर देने वाला खुद ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो इसके लिए क्या बोला, 22(1) में जाओ, थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करो, 20 लाख क्रॉस करते ही रजिस्ट्रेशन लो, और कहीं कहीं स्टेट में 10 लाख है तो 10 लाख क्रॉस करते ही रजिस्ट्रेशन लो, जीएसटी पे करो। और थ्रू वाले को कहां ले गए, 9(5) में, थ्रू वाले को 9(5) में बोले इको जीएसटी पे करो। डन, जिसकी बात हम लोग कब कर लेंगे, चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में 9(5) में। अब ये लोकल डिलीवरी सर्विस वाले बोले कि हम जीटीए हैं, तो रुको, तुम्हारे जीटीए का डेफिनेशन ही अमेंड कर देते हैं। तो पेज नंबर 16 में जीटीए का डेफिनेशन ही अमेंड कर दिया। जीटीए के डेफिनेशन में क्या पढ़ते हैं, जीटीए कौन कहलाता है, वो जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करने के साथ साथ कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। तो पोर्टर वाला बोला देखिए ना, हम भी कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहे हैं। बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमको हम यहां डेफिनेशन से ही बाहर निकाल रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी तुम हो ही नहीं। बट डज नॉट इंक्लूड लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, प्रोवाइडेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अच्छा, अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अच्छा ये भी अमेंडमेंट कब से आई है, 22 सितंबर 2025 से। अब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जीटीए सर्विस पे रिवर्स चार्ज है, तो क्या लोकल डिलीवरी सर्विसेज पे भी रिवर्स चार्ज लगेगा, तुमको बोलना है नहीं, क्योंकि ये जीएसटी के डेफिनेशन से 22 सितंबर 2025 से बाहर कर दिया। एक कंपनी है जो लोकल डिलीवरी सर्विसेज दे रही है रजिस्टर्ड पर्सन को, कंपनी बोलती है मैं जीटीए की सर्विसेज दे रहा हूं और सामने वाली पर्सन रजिस्टर्ड है, इसलिए रिवर्स चार्ज में सामने वाला जीएसटी पे करेगा। तुमको बोलना है बेवकूफ, 22 सितंबर के बाद ये जीटीए सर्विसेज में नहीं आता है तो रिवर्स चार्ज कैसे लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। अच्छा, अब दो चीजें होंगी लोकल डिलीवरी सर्विसेज में, एक तुम्हारा खुद का ऑनलाइन पोर्टल ऐप होगा, तो रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी करो और जीएसटी पे करो। थ्रू वाले में कहां जाओ, 9(5) में जाओ, रिवर्स चार्ज नहीं हो तो। अच्छा, अब बताओ, जो क्लास में पढ़े यहां पे कि मोहल्ले में एक ट्रक वाला था, उसको मैंने बुलाया और सामान एक जगह से दूसरी जगह ले गए, तो क्या उसको भी तुम लोकल डिलीवरी सर्विसेज बोल के तुम बोलोगे कि वो पॉइंट नंबर 17 में कवर नहीं हो, पॉइंट नंबर तुम है ना 14 में कवर नहीं हो? तो सर अगेन तुमने किसी ऐप के थ्रू बुकिंग नहीं की, न किसी वेबसाइट के थ्रू बुकिंग की। एक तुम्हारे मोहल्ले में एक ट्रक वाला है, उसको सब तुम्हारे मोहल्ले में जानते हैं, तुम्हारे सेक्टर में जानते हैं, तुम्हारी सोसाइटी में जानते हैं। उस ट्रक वाले को लोग फोन करते हैं, वो आता है, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। क्या आप उसे लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर कहोगे? नहीं कहेंगे। क्या आप उसे जीटीए कहोगे? नहीं कहेंगे, वो कंसाइनमेंट नोट देता ही नहीं है। सर जीटीए कौन होता है? जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड करे और प्लस कंसाइनमेंट नोट इश्यू करे। तो उसने तो तुम्हें कंसाइनमेंट नोट नहीं दिया, तो सर वो अभी भी पॉइंट नंबर 14 में कवर है। कौन? गली मोहल्ले में जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जिनकी कोई वेबसाइट नहीं है, जिनका कोई ऐप नहीं है, कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, उनके किसी भी तुम ऐप या वेबसाइट से तुम उनकी बुकिंग नहीं लेते हो, तो वो अभी भी एग्जम्पशंस यहां ले लेंगे। सर यहां से किसको बाहर किया गया? जीटीए को, कुरियर वाले को। जीटीए कब होता है? जब कंसाइनमेंट नोट इश्यू करता है। और किसको बाहर किया गया? लोकल डिलीवरी सर्विसेज जो ई कॉमर्स पोर्टल दे ऑपरेटर और या फिर उसके थ्रू दी जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, क्या तुमने एक ऐसे आदमी से गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली है जिसका कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, कोई ऐप नहीं है, उसको आप एग्जम्पशन दोगे कि नहीं? 14 नंबर में देंगे सर। वो अभी भी एग्जम्प्ट है, 22 सितंबर 2025 के बाद भी एग्जम्प्ट है। कौन एग्जम्प्ट नहीं है? कौन यहां कवर नहीं है? तो सर वो जो खुद के ऐप और वेबसाइट के थ्रू बुकिंग ले रहा है या किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू वो सर्विसेज दे रहा है। जैसे मेरे ट्रक हैं, मैं पोर्टर वाले ऐप के थ्रू लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा हूं। मेरा ट्रक है, तुमको बुक करना है, पोर्टर पे जाके बुक कर लो, मैं डायरेक्ट तुमसे डील नहीं करता। तो वैसे केसेस में थ्रू काम आता है।
और या एक इंडिविजुअल है, 10-15 ट्रक है, उसकी खुद की ऐप है, खुद की वेबसाइट है, तो उसमें पॉइंट नंबर 1 काम आता है। फिर हम एग्जाम्पशंस नहीं देंगे और हाँ 20 लाख का वेट करेंगे पहले नंबर के। दूसरे नंबर के लिए 20 लाख का वेट करेंगे नहीं सर, 95 में सीधा ले जाके जीएसटी देंगे। रेट कितना है? 18% गवर्नमेंट ने रेट नोटिफाई कर रखा है 22 सितंबर 2025 से। रेट आपके सिलेबस में नहीं है। लोकल डिलीवरी सर्विसेज पर 18% का जीएसटी है। तुम्हारे घर में कोई अगर बिल होगा तो देखना, लोकल डिलीवरी चार्जेस जो ही लगाते हैं उस पर 18% जीएसटी लगाते हैं, चेक कर लें। तो ये 2 अमेंडमेंट्स कवर हो गई। एक, हम यहां पर लोकल डिलीवरी सर्विसेज को एग्जम्प्ट नहीं करेंगे जो ई कॉमर्स ऑपरेटर दे रहा हो खुद या फिर उसके थ्रू दी जा रही। प्लस हम इनको जीटीए सर्विसेज भी नहीं कहेंगे कि सेइंग कि इट इज अ जीटीए सर्विस प्रोवाइडेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड हेंस एग्जाम। हम जीटीए सर्विस के डेफिनेशन से ही इनको बाहर निकाल रहे हैं। किनको? लोकल डिलीवरी सर्विसेज को, जो कोई ऑनलाइन पोर्टल और ऐप खुद दे रही हो बाय और या उसके थ्रू दी जा रही। ठीक है? क्लियर सर? जेप्टो, ब्लिंकिट वाले बोलते हैं कि हमारे खुद के ये लोग हम हायर करते हैं और हमारी खुद की ये बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं जिसके थ्रू हम डिलीवरी करते हैं। कोई बात नहीं, बाय में आ जाओ तुम, हम तुम पे भी जीएसटी लगाएंगे। 20 लाख क्रॉस करो रहे हो, रजिस्ट्रेशन लो और जीएसटी का कंप्लायंस करो 18% रेट से। तो यही मोटा मोटी अमेंडमेंट्स हैं। 2 सिमिलर अमेंडमेंट्स हैं, तुमको तो अब क्लास में याद ही हो गया। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 की भी कट ऑफ डेट वही है, 22 सितंबर 2025। सर आ जाओ पेज नंबर 25 पे। आप 15th एडिशन बुक में पेज नंबर 25 पे हो। ठीक, अब आपके पास अगर 14th एडिशन बुक है, फर्स्ट प्रिंट सेकंड प्रिंट, तो आप इस पेज का प्रिंट निकाल लेना। हम यहां पर इंश्योरेंस की कैटेगरी पढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में यहां पर एग्जम्पशंस है। लाइफ इंश्योरेंस की पर्टिकुलर चीज यहां एग्जम्प्ट है, लाइफ इंश्योरेंस की पर्टिकुलर चीज यहां एग्जम्प्ट है। हमने यहां क्लास में क्या डिस्कस किया? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे जनरली जीएसटी है लेकिन क्लास में जो डिस्कस किया, लेकिन अगर वो लाइफ इंश्योरेंस की जो बिजनेस है वो प्रोवाइड करने वाला ये फंड हो जहां पर प्रीमियम ये कलेक्ट कर रहा है, प्रीमियम ये फंड कलेक्ट कर रहा है, जिसका इंश्योरेंस है वो कौन है? कोस्टल गार्ड है। फंड कौन सा है जो प्रीमियम ले रहा है? वो नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड है। या फिर लाइफ इंश्योरेंस का अगर तुम पॉलिसी ले रहे हो इन योजना में आके, या जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तुम इन योजना में आके, तो हमने क्या पढ़ा क्लास में? जीएसटी यहां नहीं है। जनरली है जीएसटी, लेकिन अगर तुम्हारी पॉलिसी इस यहां कवर हो रही है, यहां स्कीम में कवर हो रही है लाइफ वाली, या फिर इनसे रिलेटेड प्रीमियम पे कर रहे हो तुम लाइफ से रिलेटेड यहां पे इस फंड में, ठीक, तुम जो प्रीमियम पे कर रहे हो किस फंड में जा रहा है? आर्मी, नेवल, एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड। और तुम कौन हो? आर्मी पर्सनल, नेवी पर्सनल। तुम्हारी इंश्योरेंस हो रही है और तुम्हारा प्रीमियम सैलरी से या एम्प्लॉयर के थ्रू यहां जा रहा है। तो हमने बोला यहां जीएसटी नहीं है। बोला सर हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, कहा? आम आदमी बीमा योजना में। अब वहां जो प्रीमियम जा रहा है उस पर जीएसटी नहीं है। ये सब तो था। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला? इन सबको साइड कर दो। 38, 37, 38, 39, 40, 41 सबको साइड कर दो। सब लाइफ से रिलेटेड है ना, सबको साइड करके नया पढ़ो। गवर्नमेंट ने नई एंट्री यहां पर डाल दी, एंट्री नंबर 36C। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें, मेरी क्लास का सीरियल नंबर है 43B। तुमको एग्जाम में मेरे सीरियल नंबर तो कोट करना ही नहीं है। एक दूसरा जो गवर्नमेंट के एंट्री नंबर है उसको भी याद नहीं करना। बट गवर्नमेंट ने क्या बोला सुनो, 22 सितंबर 2025 ऑनवर्ड्स अगर तुम इंडिविजुअल हो जिसका इंश्योरेंस हो रहा है, अगर वो इंडिविजुअल है प्लस उसके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, 22 सितंबर 2025 ऑनवर्ड्स अगर तुमने कोई नई पॉलिसी ली है या पुरानी पॉलिसी का प्रीमियम जमा करोगे, सर एक मेरी पॉलिसी पहले से चली आ रही है, लिख लेना कहीं पे, पॉलिसी 2023 की है बट उसका प्रीमियम तुम्हारा दिसंबर 25 में ड्यू होने वाला है, क्या उस पर एग्जम्पशन मिलेगी? मिलेगी। ध्यान रखना, लिख लो कहीं पे, इस डेट के बाद 22 सितंबर 2025 ऑनवर्ड्स अगर तुम किसी पुरानी पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहे हो, रिन्यूअल प्रीमियम, हर साल प्रीमियम पे करते हैं, प्रीमियम ड्यू हुआ है नवंबर 25 में, दिसंबर 25 में, तो वहां जीएसटी नहीं लगेगा। और नई पॉलिसी लोगे तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। पॉलिसी कौन सी होनी चाहिए?
लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ, हाँ सर अगले पॉइंट में हेल्थ भी है। बोला सर वो एक्सीडेंट पॉलिसी, वो भी कवर है। हेल्थ पॉलिसी के डेफिनेशन में जाओगे तो यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी कवर है। बोला सर ट्रेवल पॉलिसी लेते हैं, वो भी कवर है, यहाँ पे देखो ट्रेवल पॉलिसी। बोला सर हेल्थ पॉलिसी में हम लोग एडमिट होना जरूरी है या फिर ओपीडी वाले भी चलेंगे? इंश्योरेंस कंपनी देती है हेल्थ पॉलिसी, हाँ दे रही है सर, ओपीडी भी कवर है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है वेदर इन पेशेंट और आउट पेशेंट। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के डेफिनेशन को जरूर ध्यान रखना एग्जाम के लिए। 22 सितंबर ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 22 सितंबर अगर तुमने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो प्रीमियम पे जीएसटी नहीं है। कोई भी स्कीम में पॉलिसी ले लो, अब ऊपर वाला याद करने की, पर्टिकुलर होकर याद करने की जरूरत नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये वाली हो तभी हम प्रीमियम को एग्जाम्प्ट करेंगे। सर अब किसी भी योजना, किसी भी स्कीम में इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस बिजनेस चलाने वाली कंपनी की किसी भी, कोई भी योजना हो, कोई भी पॉलिसी का नाम हो, एलआईसी डेली बेसिस पर 36 तरह की पॉलिसी निकालती है। सर यूलिप कवर है, कवर है। इंडोमेंट पॉलिसी कवर है, लिख लो यहाँ पे। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में तुम्हारा इंश्योरेंस हो रहा है, तुमने नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस प्लान लिया या इनकम टैक्स में पड़ता है ना, यूलिप प्लान, इंडोमेंट प्लान, टर्म इंश्योरेंस सब कवर है इसके अंदर। लिख लो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस में एरो देके, ऑल्सो कवरिंग यूलिप कॉमा टर्म इंश्योरेंस कॉमा इंडोमेंट पॉलिसी, लिख लो। सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की वेराइटी है, वो यूलिप भी हो सकता है जहां हम प्रीमियम पे करते हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, वो टर्म प्लान भी होता है जहां पर डेथ पर पैसा मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। इंडोमेंट पॉलिसी 15 साल कंप्लीट हो गया, पैसा दे देती है चाहे डेथ ना हो पॉलिसी होल्डर की, हर चीज कवर हो गई। इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी नहीं है, पॉइंट नंबर 43 बी। और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी जीएसटी नहीं है, पॉइंट नंबर 43 सी। ये मेरी बुक के पॉइंट है, नोटिफिकेशन का पॉइंट 36 सी 36 डी। बोला सर ट्रेवल इंश्योरेंस कवर है हेल्थ में। बोला सर वो पर्सनल एक्सीडेंट कवर है यहाँ पे, पर्सनल एक्सीडेंट। बोला सर हॉस्पिटल ओपीडी वाला या एडमिट होने वाला, दोनों कवर है, वेदर इन पेशेंट और आउट पेशेंट। सर बोला फैमिली मेंबर्स कवर्ड है। बोला सर ये जो इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड में कौन आएगा? बोला इंडिविजुअल आएगा और साथ में उसके फैमिली मेंबर्स आएंगे। फैमिली मेंबर में कौन आएंगे? तो वो पॉलिसी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो डिसाइड करे। जनरली वाइफ आते हैं, बच्चे आते हैं और पेरेंट्स भी आते हैं अगर वो डिपेंडेंट हो तो। बट फैमिली कौन कौन आएगी ये हमको आपको डिसाइड नहीं करना है, वो इंश्योरेंस कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट में जिसका जिसका नाम लिखेगी, इंडिविजुअल के साथ उसकी वाइफ का, बच्चे का, माता पिता का जनरली नाम लिखती हैं, वो सब कवर हो जाए। ऑल इंडिविजुअल्स इंश्योर्ड एज अ फैमिली इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में भाई बहन भी कवर है तो वो भी यहां पर कवर हो जाएंगे, उनका प्रीमियम पे भी जीएसटी एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो सर इंडिविजुअल भी कवर है और उसकी फैमिली भी कवर है। अगर पॉलिसी, अच्छा ये जो पॉइंट है ये दोनों पे एप्लीकेबल है, चाहे पॉलिसी लाइफ वाली हो या पॉलिसी हेल्थ वाली। बट एक चीज ध्यान रखना, क्या लिखा हुआ है? वेयर द इंश्योर्ड इज नॉट अ ग्रुप, ग्रुप पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। सर 43B 43C, अगर मैं 43B और 43C की बात करूं, पॉइंट नंबर 43B पॉइंट नंबर 43C की बात करूं, पेज नंबर 6.25 से, क्या सर अगर ग्रुप इंश्योरेंस हो रहा है, ग्रुप इंश्योरेंस टेकन बाय एम्प्लॉयर फॉर ऑल एम्प्लॉय, टेकन बाय सोसाइटी फॉर मेंबर्स, ठीक है? ऐसे हो, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि तुमने ग्रुप इंश्योरेंस लिया है। अब ग्रुप इंश्योरेंस में मान लो लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, किसने लिया है? सर एम्प्लॉयर ने लिया अपने सभी एम्प्लॉय के लिए, सोसाइटी ने लिया अपने सभी मेंबर्स के लिए, तो क्या हम इसको भी एग्जम्प्ट कर देंगे? नॉट एग्जम्प्ट, नॉट एग्जम्प्ट इन पॉइंट 43B पॉइंट 43C। सर हम एग्जम्प्ट, जब एम्प्लॉयर अपने सभी एम्प्लॉय के लिए पॉलिसी ले रहा है लाइफ और हेल्थ की, तो हम उसको यहां एग्जम्पशन नहीं देंगे। एक सोसाइटी बोलती है मेरे 50 मेंबर हैं, सभी का इंश्योरेंस कर दो,
लाइफ और हेल्थ, वहां जो प्रीमियम जाएगा, प्रीमियम पे जीएसटी है, प्रीमियम पेबल पे जीएसटी लग जाएगा, प्रीमियम पेबल पे जीएसटी लग जाएगा। हम उसको यहां एग्जाम्प्ट नहीं कर रहे, यहां लिखा हुआ है 43B में। देखो, इंश्योर्ड इंडिविजुअल हो सकता है, उसकी फैमिली हो सकती है, बट आप बोलोगे इंश्योर्ड एक ग्रुप है। ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है? एम्प्लॉयर बोलता है मैं अपने सभी एम्प्लॉय के लिए हेल्थ और लाइफ पॉलिसी लेता हूं, क्या वहां प्रीमियम पे जीएसटी लगेगा? सोसाइटी बोलते हैं मैं अपनी सभी मेंबर्स के लिए जीएसटी मैं अपने सभी मेंबर्स के लिए लाइफ और हेल्थ पॉलिसी ले रहा हूं, जीएसटी लगेगा। प्लस मैं अपने लिए या अपने फैमिली मेंबर के लिए हेल्थ, लाइफ, एक्सीडेंट पॉलिसी ले रहा हूं या फिर ट्रेवल पॉलिसी ले रहा हूं। प्लीज ध्यान रखिएगा, ट्रेवल पॉलिसी, एक्सीडेंट पॉलिसी भी हेल्थ पॉलिसी के डेफिनेशन में, हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस के डेफिनेशन में कवर्ड है। अगर वो ट्रेवल का, एक्सीडेंट का और हेल्थ का या लाइफ का इंश्योरेंस इंडिविजुअल अपने लिए या अपनी फैमिली मेंबर के लिए ले रहा है। फैमिली मेंबर कौन? वो सारे फैमिली मेंबर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में कवर्ड है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी जिसको जिसको कवर करेगी, भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, जनरली बच्चे और मम्मी पापा आते हैं और डिपेंडेंट हो। तो अब इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं भाई बहन को भी कवर करेंगे, तो तुम भी यहां पर उनके प्रीमियम को भी जीएसटी से क्या करना? एग्जम्प्ट करना। ठीक बोला सर, इससे रिलेटेड री इंश्योरेंस बिजनेस होगा तो उसको भी एग्जम्प्ट करेगा। अब री इंश्योरेंस बिजनेस में क्या होता है सर? सर इंडिविजुअल प्रीमियम पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस करवाती है, री इंश्योरेंस करवा के वहां पर एक बिगर इंश्योरेंस कंपनी होती है, एक बहुत बड़ी लार्ज इंश्योरेंस कंपनी होती है, उसको कुछ प्रीमियम पास ऑन कर देती है। सर इंडिविजुअल ने लाइफ और हेल्थ पॉलिसी ली, प्रीमियम पे किया, नो जीएसटी। उसी पॉलिसी का, उसी इंडिविजुअल की लाइफ और हेल्थ पॉलिसी का उस इंश्योरेंस कंपनी ने री इंश्योरेंस करवा लिया, लार्ज इंश्योरेंस कंपनी, इंडियन या फॉरेन, वहां पर उसको फिर प्रीमियम पे किया जाता है, रिस्क शेयर हो गया। ये इंडिविजुअल की कल को डेथ हो जाए तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस का पैसा मांगेगा इस इंश्योरेंस कंपनी से, वो पीछे जाके बड़ी वाली इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगेगा। री इंश्योरेंस बिजनेस पे भी जीएसटी नहीं है। अगर आगे जीएसटी नहीं है तो उसके री इंश्योरेंस के प्रीमियम पे भी जीएसटी नहीं है। ऐसी बात हमने ऊपर यहां पर की हुई है, री इंश्योरेंस पे जीएसटी नहीं है अगर वो पॉइंट नंबर 41, 42 में कवर। बोला सर ये चलते रहने दो, ये सदाबहार है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में यहाँ एग्जम्पशन दो। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में पॉइंट नंबर 37, 38, 39, 41, 42 आप एग्जम्पशन दो, लेकिन 22 सितंबर 2025 और उसके बाद सर ऊपर वाले पॉइंट वैलिड है? हाँ वैलिड है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या जनश्री बीमा योजना में प्रीमियम जा रहा है, तभी वीजा एग्जम्प्ट कर दो। क्या सर ये सब एग्जम्पशन हट गए? नहीं, वही के वही है, लेकिन अब इनका रेलेवेंस नहीं है। यहां कौन आएगा? दिसंबर में तुम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हो, तुम यहां क्यों आओगे? अब इसकी जरूरत क्या है? अब मैं पॉइंट नंबर 41 में क्यों आऊंगा? मैं तो पॉइंट नंबर 43B में जाके एग्जम्पशन दे दूंगा। ठीक है, तो ये आपका कवर हो गया। आपका ये भी अमेंडमेंट्स बहुत सिंपल अमेंडमेंट्स हैं। क्या 22 सितंबर 2025 ऑनवर्ड्स लिख लो न्यू पॉलिसी और जो हम लोग एनुअल प्रीमियम पे करते हैं ओल्ड पॉलिसी का। सर पॉलिसी ओल्ड है, प्रीमियम अभी ड्यू हुआ है। ओल्ड पॉलिसी ऑफ ईयर 2023 प्रीमियम ड्यू दिसंबर 25 ऑल्सो एग्जम्प्ट अगर वो लाइफ या हेल्थ पॉलिसी है, किसके लिए? इंडिविजुअल एंड उसके फैमिली मेंबर्स। सर इंडिविजुअल और उसके फैमिली मेंबर की लाइफ पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी पहले से चली आ रही है, अब हमारा प्रीमियम ड्यू हुआ है दिसंबर 25 में, तो 22 सितंबर 2025 के बाद ही तो हुआ है। आप एग्जम्पशन दे दो। कोई नई पॉलिसी ले रहे हो उसमें भी एग्जम्पशन दे दोगे।
यहां तक तो लिख लिए थे वीडियो रोक के, ये बार बार डिस्कस नहीं होगा कट ऑफ डेट, है ना, तो एक बार कहीं लिख लो अच्छे से। डन, डन, वीडियो रोक के लिखा। सर ग्रुप इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल और उसके फैमिली मेंबर का इंश्योरेंस चलेगा, ग्रुप में फैमिली होगी चलेगा। अब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए पॉलिसी निकाल रहा है ग्रुप इंश्योरेंस में, सोसाइटी अपने मेंबर्स के लिए निकाल रही है, वहां भी तुम एग्जम्पशन देना चाहोगे 43BC का, तो नहीं में जीएसटी लगेगा। डन, वीडियो रोक के लिखा। सर इंश्योरेंस प्रीमियम या री इंश्योरेंस प्रीमियम दोनों ही जीएसटी से बाहर है। हेल्थ, और ये हाईलाइट कर लीजिएगा, ये वाली चीज, ट्रेवल कवर भी कवर है इसमें, पर्सनल एक्सीडेंट भी है, हेल्थ भी है, लाइफ भी है। डेफिनेशन हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस का देख के जाना एग्जाम, और इंडिविजुअल के साथ उसके फैमिली मेंबर्स भी कवर्ड, और यही री इंश्योरेंस भी हो रहा हो, यही पॉलिसी का री इंश्योरेंस भी हो रहा हो, तो वो भी एग्जम्पशन गवर्नमेंट दे रही है 22 सितंबर 2025। डन। अब इतने के लिए आप प्रिंट निकाल लो इस पेज का, और या फिर आप इसको अपने क्लास नोट्स में लिख लो, पेज नंबर का रेफरेंस देके, पेज नंबर 25 का, है ना। अब एक लास्ट अमेंडमेंट्स, कुछ खास नहीं है, बहुत जगह क्लास में पढ़ते समय लोकल अथॉरिटी वर्ड आता था, आप सप्लाई चैप्टर में ये वर्ड आया है, चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में जब हम लोग रिवर्स चार्ज पढ़ते थे तो वहां ये वर्ड आया था लोकल अथॉरिटी। सर आप रेगुलर जो क्लास मेरे से लिए उसमें आप चाहे एग्जम्पशन चैप्टर हो, चाहे आपका चार्ज ऑफ जीएसटी में रिवर्स चार्ज हो, चाहे सप्लाई चैप्टर हो, पर्सन का डेफिनेशन हो, लोकल अथॉरिटी ये वर्ड आपको बहुत जगह मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, बट हमने क्लास में इसके डेफिनेशन को ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला लोकल अथॉरिटी में म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड ये सब आते हैं। अब गवर्नमेंट ने यहां देखो क्या किया है, हालांकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट अमेंडमेंट है तो बता रहा हूं। सर लोकल अथॉरिटी के डेफिनेशन को अमेंड कर दिया गया फाइनेंस एक्ट 2025 से, जो इफेक्टिव हो गया 1 अक्टूबर 2025। आपकी कट ऑफ डेट क्या है, 31 अक्टूबर, किसी के लिए 30 नवंबर, किसी के लिए 28 फरवरी, सबके पहले इफेक्टिव हो चुका है, इसलिए पढ़ना है। अच्छा, आपको क्लास में मैंने लोकल अथॉरिटी का डेफिनेशन ऐसे लिखा हुआ नहीं पढ़ा है क्योंकि वो जरूरी नहीं था, आज भी जरूरी नहीं है। मोटा मोटा ध्यान रखो, लोकल अथॉरिटी में कौन आता है, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड, वही सब लिखा हुआ है। अब हुआ क्या, एक जगह आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था, डीडीए इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी, है ना। ले चलता हूं आपको उस नोट्स में, पेज नंबर 15, 5.15, पेज नंबर 15 पे यहां पर बताया कि भाई डीडीए को लोकल अथॉरिटी ट्रीट नहीं कर सकते। डीडीए के केस में अगर डीडीए किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है तो वो रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ पेज नंबर 15 में। तो कंफ्यूजन होने लग गई, कभी हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी, कभी नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, कभी डीडीए, कभी बैंगलोर की डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सब क्या बोलने लग गए कि भाई हम तो लोकल अथॉरिटी हैं। क्यों? क्योंकि लोकल अथॉरिटी का जो डेफिनेशन था ना वो क्लियर नहीं था। तो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, यहां पर पहले लिखा हुआ था म्युनिसिपल और लोकल फंड, तो गवर्नमेंट ने इसको अमेंड करके म्युनिसिपल फंड अलग किया, लोकल फंड अलग किया, और इसका डेफिनेशन पहले नहीं था दिया हुआ, डेफिनेशन डाल दिया कि लोकल फंड किसको बोलेंगे, म्युनिसिपल फंड किसको बोलेंगे। इस डेफिनेशन के कारण क्या हुआ, डीडीए जो अथॉरिटी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो सब इस डेफिनेशन से बाहर निकल। यहां लिखा हुआ था और एनी अदर अथॉरिटी, बोला सर डीडीए कैसे आ जाएगा, म्युनिसिपैलिटी थोड़ी है। तुम पढ़ो अच्छे से, क्या लिखा हुआ है, म्युनिसिपल कमेटी, और क्या लिखा हुआ है, जिला परिषद, और क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, और क्या लिखा हुआ है, एनी अदर अथॉरिटी। अब ये एनी अदर अथॉरिटी में ना डीडीए भी पहुंच गई, बोली हम भी लोकल अथॉरिटी हैं, हमें भी एग्जम्पशन दो, हमारी सर्विस पे भी रिवर्स चार्ज लगाओ। हमारे पास भी फंड्स हैं, हम भी फंड को कंट्रोल करते हैं। तो भाई तुम जो फंड है उससे तुम सिटी डेवलप कर रहे हो, मेट्रो डेवलप कर रहे हो, तो यहां कोई डेफिनेशन नहीं था। तो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, अमेंडमेंट करके एक तो म्युनिसिपल फंड को अलग किया, लोकल फंड को अलग किया, और फिर यहां डेफिनेशन में डाला कि लोकल फंड किसको बोलेंगे, जो पंचायत एरिया को कंट्रोल करे और वहां पर उसके पास राइट हो लेवी, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्स, ड्यूटी, टोल, सेस, फी लगाने का।
ऐसे ही म्युनिसिपल फंड मीन्स एनी फंड अंडर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ अ लोकल सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट फॉर डिस्चार्जिंग सिविक फंक्शंस इन रिलेशन टू द मेट्रोपॉलिटन एरिया और म्युनिसिपल एरिया। जब ये डेफिनेशन दिया गया, देखो लोकल फंड मतलब जो पंचायत के एरिया को देख रहा हो, उस एरिया में उसको सिविक फंक्शन डिस्चार्ज करना है, टैक्सेस लोगों से कलेक्ट करने हैं, फैसिलिटीज देनी है। म्युनिसिपल फंड, अब जैसे हम हाउस टैक्स देते हैं, वो कहाँ जाता है? वो यहीं तो जाता है, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स वो टोल भी लेती है, रोड टैक्स कॉमर्शियल गाड़ियों से। आपकी जब कॉमर्शियल गाड़ी मूव करती है एक म्युनिसिपैलिटी से दूसरी म्युनिसिपैलिटी में, तो वो लोग टोल लेते हैं ठीक है, रसीद काटते हैं। तो सर बेसिकली ये डिफाइन किया ताकि कंफ्यूजन ना हो। सर पढ़ा तो रहा हूं अमेंडमेंट बोल के कि लोकल अथॉरिटी के डेफिनेशन ये है, और इस डेफिनेशन में फंड वर्ड ऐड किया गया और डिफाइन किया गया व्हाट डू यू मीन बाय लोकल फंड, व्हाट डू यू मीन बाय म्युनिसिपल फंड। बात मानिए, ये आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। हमारे पास जीएसटी में और भी चीजें हैं पढ़ने के लिए। अमेंडमेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको याद करके जाएं और 5 मार्क्स आने वाला है। आ जाए तो सर पंचायत म्युनिसिपैलिटी ऐसे करके लिख के 2-3 मार्क्स ले आना, और कुछ कोई उपाय नहीं है। हाँ, डीडीए को लोकल अथॉरिटी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तो उसको मैं पहले ही डिटेल में बता चुका हूं 2-3 मार्क्स के लिए। बस ये अमेंडमेंट्स आपकी कंप्लीट हो रही है एग्जम्पशंस चैप्टर से रिलेटेड। इसी चैप्टर में पुरानी अमेंडमेंट्स को अगर पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर उन वीडियोस को देखो। और आपको 15th एडिशन का ये वाला पीडीएफ लेना हो, 14th एडिशन की सेकंड बुक लेनी हो, तो आप टीम से कांटेक्ट कर लो। आप बताओ, टीम भेजेगी आपको, कोई चार्ज वार्ज नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सर आज की क्लास ये पहली क्लास थी, इसीलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। हर क्लास में ये सब चीजें रिपीट नहीं होंगी। जो शुरू में मैंने आधा घंटा आपका लिया, तो आगे टाइम कम लगेगा। ये चीजें बार बार रिपीट नहीं होंगी जो शुरू में मैंने एक आपको बेस बना के दिया कि भाई अमेंडमेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं, कहां तक की अमेंडमेंट्स पढ़नी है, क्यों हमारी बुक का एडिशन चेंज हो रहा है बार बार, ठीक है। तो अब घबराना नहीं है कि सर 1-1 घंटे की 10 वीडियो देने वाले, ऐसा नहीं होगा, ठीक। आधा घंटा, 15 मिनट, 45 मिनट, 4-5 वीडियो आएंगी। बहुत सारे चैप्टर में तो अमेंडमेंट्स ही नहीं है, तो उसकी भी लिस्ट में दे दूंगा आगे आने वाले क्लासेस में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।